मंगोल फातेह चंगेज़ खां करीब 1162 ईस्वी में पैदा हुआ। इसका बाप एक मामूली मंगोल सरदार था जिसने अपने बेटे का नाम एक मफतूश हरीफ सरदार के नाम पर तेमुजिन रखा। जब तेमुजिन 9 बरस का हुआ, इसके बाप को एक कबीला के अफराद ने कत्ल कर दिया। अगले चंद बरस खानदान के बकिया अफराद एक मुस्तकिल खतरे के तहत पोशीदा रहे। ये एक बदशगून आगाज़ था। तेमुजिन को अच्छे दिन देखने से पहले निहायत ज़बूं हालात से दोचार रहना पड़ा। अपनी नौजवानी में वो हरीफ कबीले के एक धावे पर गिरफ्तार हुआ। उसकी गर्दन के गिरदचूबी हल्का बांधकर उसे सिर रखा गया। बेचारगी की उस हालत से निकलकर एक कदीम और बंजर मुल्क का नाखवानदिया इसीर तेमुजन दुनिया के इंतहाई ताकत वर इंसान के तौर पुरा भरा। उसकी तरक्की का आगाज़ उस असीरी से फ़िरार के बाद हुआ, जारी है। वो अपने बाप के एक दोस्त और वहाँ मौजूद मुतालका कबाइल में से एक के सरदार तुगरल से जामला। अगे कई बरसों तक इन मंगूल कबाइल में हिलाकत खीज जंगें जारी रहीं, जिनमें टिमुजन ने अजमत की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। मंगोलिया के कबाइलियों की एक वजह शहरत ये है कि वो माहिर घड़सवार और तंदखु जंगजू हैं। तारीख में हम देखते हैं कि वो शमाली चीन पर मुसलसल हमले करते रहे। तिमोजन से पहले मुतादिद कबाइल अपनी तवानाइयों को एक दूसरे के खिलाफ जंग वजदल में सिर्फ करते थे। फ़ौजी दिलेरी, मुनाफिकत, सफ़ाकी और मुंतज़िलमाना अहलियत के मिले जले इम्तिजाज के साथ तिमोजन ने इन तमाम कबाइल को एक मरकज़ी क़ियादत के तहत मुत्तहिद कर लिया। 1206 ईस्वी में मंगोल सरदारों के एक इजलास में उसे चंगेज़ खां या कायनाती शहनशाह का खिताब दिया गया। ये फ़ौजी महीब क़ुव्वत जो चंगेज़ खां ने मुज्तमा की थी, हमसाया अक़वाम पर चढ़ बौड़ी। उसने पहले शमाल मगरबी चीन में सही सहिया रियासत पर और शमाली चीन में जिन सल्तनत पर यूरिश की। जबकि ये मुकाबले जारी थे, चंगेज़ खां और ख्वारिज़म शाह मोहम्मद के बीच ठन गई, जो ईरान और वस्ती एशिया में एक बड़ी सल्तनत का बादशाह था। 1219 ईस्वी में चंगेज़ खान अपनी फ़ौजों के साथ ख्वारिज़म शाह पर चढ़ बोड़ा। वस्ती एशिया और ईरान को तहबबाला कर दिया गया। ख्वारिज़म शाह की सल्तनत मुकम्मल तबाह हो गई। दीगर मंगोल फ़ौजें रूस पर हमला आवर हुईं। इधर चंगेज़ खान ने अफ़गानिस्तान और शमाली हिंद पर धावा बोला। 1225 ईस्वी में वो मंगोलिया लौटा, जहाँ 1227 ईस्वी में वो फोत हुआ। अपनी मौत से कुछ ही देर पहले उसने दरख्वास्त की कि उसके तीसरे बेटे ओगदाई को उसका जानशीन मुकर्रर कर दिया जाए। ये एक दानिशमंदाना इंतखाब था। ओगदाई ने खुद को एक ज़हीन और ज़ीरक जंगजू साबित किया। उसकी ज़ेर क़ियादत मंगोल फ़ौजों ने चीन में पेशकदमी जारी रखी, रूस को पामाल की और आगे यूरोप में निकल गईं। 1241 में मंगोल फ़ौजों ने जो बुडापेस्ट तक बढ़ गई थीं। पोलैंड, जर्मन और हंगरी की फ़ौजों को तहतीग किया। इसी ओगदाई मर गया। मंगोल फ़ौजें यूरोप से लौट आएं और कभी इधर वापस ना आएं। इसके बाद जानशीनी के मसला पर मंगोल सरदारों में खासी लेदे हुई। ताहिम चंगेज़ खान के पूतों मंगू खां और कबलाई खां की ज़ेर सरकर्दगी मंगोल एशिया में दाखिल हुए। 1279 ईस्वी तक जब कबलाई खां ने चीन की फ़तह मुकम्मल की, तो मंगोलों की सल्तनत तारीख़ की वसीआ सल्तनत बन चुकी थी। उनके ज़ेर तसल्लुत चीन, रूस और वस्ती एशिया का इलाका था। इसके अलावा ईरान और जनूब मगरबी एशिया का बेशतर हिस्सा भी शामिल था। इन फ़ौजों ने पोलैंड से शमाली हिंद तक कामयाबी के झंडे गाड़े, जबकि कोरिया, तबत और जनूब मशरक़ी एशिया में कबलाई खां की बादशाहत कायम हुई। इस दौर में मौजूद आमद दरफ्त के कदीम ज़राए की मौजूदगी में ऐसी जुसीम सल्तनत तावीर कायम नहीं रह सकती थी। सो जल्द ये हिस्सों बखरों में तकसीम हो गई। ताहम रियासतों में मंगोल हुकूमत तवील उरसा तक जारी रही। 1368 में मंगोलों को चीन के बेशतर हिस्सों से खारिज कर दिया गया। रूस में उनके इक़्तिदा की अमरदार्ज हुई। वहाँ चंगेज़ खान के पूते बाटू खां की सल्तनत को बिलामूल सुनहरी जरगा का नाम दिया जाता है। ये 16वीं सदी तक कायम रही, जबकि करीमिया में ये इक़्तिदार 1783 ईस्वी तक बाकी रहा। चंगेज़ खां के दीगर बेटों और पूतों ने वसती एशिया और ईरान में सल्तनतें कायम कीं। इन दोनों इलाक़ों को 14वीं सदी में तैमूर लंग ने फ़तह किया, जो ख़ुद मंगोल नस्ल से था और ख़ुद को चंगेज़ खान का जानशीन कहलाता था। तैमूरलंग की बादशाहत का इख्तिताम 15वीं सदी में वक़ूअ पज़ीर हुआ, लेकिन ये तमाम मंगोल फतूहात और इक़्तिदाद का ख़ात्मा नहीं था। तैमूरलंग के पड़पूते बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया और मुग़ल या मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी। बिलाखिर मुग़ल हुक्मरानों ने तमाम हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया और ये इक़्तिदार 18वीं सदी के वसत तक कायम रहा।
تاریخ میں ہم ایسے لوگوں یا پاگل انسانوں کی آمد کا تسلسل دیکھتے ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کرنے کی نیت باندھی اور بے پناہ کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ ان سربراہوں میں سکندر اعظم، چنگیز خان، نپولین بوناپارٹ اور ایڈولف ہٹلر ممتاز نام ہیں۔ آخر ان چاروں کا نام اس فہرست میں اس قدر ممتاز کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا خیالات فوجوں سے زیادہ وقیہ نہیں ہیں؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ قلم کی طاقت تلوار سے کہیں زیادہ ہے۔ ان چاروں شخصیات نے ایک وسیع علاقہ اور آبادی پر حکمرانی کی اور اپنے ہم عصروں کی زندگیوں پر ایسے انمٹ نقوش مرتسم کیے سوا نہیں عمومی لٹیروں کی صف میں کیا ہرگز شمار طاقتور نہیں کیا انسان جا لٹیرے سکتا۔ تھے یا معمار تاریخ؟ کیا طاقتور انسان لٹیرے تھے یا معمار تاریخ؟